Good afternoon everyone. Welcome again to revision series for plus 2 class. आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्लानिंग। आइए बच्चा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या है बच्चा? इंट्रोडक्शन। प्लानिंग क्या थी बच्चा? एक ऐसा ब्रिज जो कि किसके बीच में गैप फिल करता है? प्लानिंग एग्जैक्टली बहुत अच्छे। जहां पे हम आज हैं और जहां पे हम जाना चाहते हैं उस चीज का एक ब्रिज है जिसे कौन पूरा करता है बच्चा? आपकी प्लानिंग। प्लानिंग क्या है बच्चा? आज बैठ के सोचना कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। प्लानिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या डिसाइड करती है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कि हाँ जी किस जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को पाना चाहती है, देखना चाहती है आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद और जितना टाइम वो चलेगी, कि कहाँ पे हम जाना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू बी। हम जाना कहाँ पे चाहते हैं वो चीज़ किससे पता लगती है बेटा? किससे पूरी होती है? हमारी प्लानिंग से। क्या प्लानिंग में हम किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? नहीं, प्लानिंग में हम सिर्फ सोच रहे हैं कि भाई हमें जाना क्या है। प्लानिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और हम अलग अलग तरह के एक्शंस को बनाते हैं कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाएंगे। वो सारी चीज किसमें कवर हो जाती है बेटा? आपकी प्लानिंग में। देन कम्स योर फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में क्या है बच्चा? सबसे पहले प्लानिंग फोकस किस चीज पे करता है कि कैसे आपको आपके गोल्स को अचीव होएंगे, कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा सकते हो। आप ये चीज किसमें डिसाइड करते हो? प्लानिंग में। देन प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा ये ऐसा बेस है जिसके द्वारा या फिर जिसके बेसिस पे बाकी सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा। बाकी सारे फंक्शंस किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या कर रहे थे कि हाँ जी हमें कितने लोग चाहिए, किस पोजीशन पे कौन सा इंसान चाहिए। उसके बाद हमने क्या कहा था? स्टाफिंग की। हाँ जी उसमें हम क्या कर रहे थे? लोगों की रिक्रूटमेंट कर रहे थे। और उसके बाद डायरेक्टिंग, उन लोगों को डायरेक्ट करना कि हाँ जी बताना कि आपने क्या काम करना है। अगर हमें खुद को पता होएगा कि हमने जाना कहाँ है, सिर्फ तभी हम किसी को डायरेक्ट कर पाएंगे। तो ये क्या है? एक ऐसा प्राइमरी बेस है, अगर ये ना हुआ तो बाकी सारे जो फंक्शंस है वो परफॉर्म हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? हो पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये चीज क्लास में भी गलत हुई थी, बट एफिशिएंसी नहीं आएगी बेटा। प्लीज ये छोटी छोटी चीजों का अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ आप अब ऐसी गलतियां नहीं करोगे। अगर हम कहूँ, मैं कहूँ प्लानिंग के बिना क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव नहीं, मतलब क्या हम काम कर सकते हैं प्लानिंग के बिना? काम हो सकते हैं, बट क्या वो काम स्मूथली रन करेंगे? नो। क्या उनमें प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी? यस। तो प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि जो बाकी सारे फंक्शंस है या हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें एक स्मूथली एंड इजीली अचीव हो जाए। तो ये क्या है? एक प्राइमरी फंक्शन है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है बेस किसको बच्चा? बाकी सारे फंक्शंस को। Then comes planning is a pervasive function. pervasive का मतलब क्या है बच्चा? प्रेजेंट एवरीवेयर, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, जिस तरीके की मर्जी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए क्या है बच्चा? आपको प्लानिंग चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल पे एंड हर एक डिपार्टमेंट में आपको प्लानिंग चाहिए। देन प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ये चलता रहता है। अगर हमने एक प्लान बना लिया और अगर हम उसे एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं तो उसके साथ ही क्या शुरू हो जाता है कि हाँ जी हमारा कोई अगला प्लान, कि हाँ जी हम अगला स्टेप कैसे लेंगे, उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है कि जितना टाइम ऑर्गेनाइजेशन चलेगी उतना टाइम हमारी प्लानिंग भी चलेगी। देन प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि बेटा हम कभी भी आज हम बैठे, क्या हम अभी कोई ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम पास्ट में क्या करेंगे? नहीं। तो प्लानिंग में पास्ट में क्या कर चुके उसकी प्लानिंग नहीं होती। तो प्लानिंग किसके लिए होती है? हमेशा अपने फ्यूचर के लिए, कि हमने आगे आने वाले टाइम में क्या करना है। तो प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं करी जाती। प्लानिंग जो है वो हमेशा किसके लिए करी जाती है बेटा? फ्यूचर के लिए करी जाती है। देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्यों होती है बेटा प्लानिंग में? डिसीजन मेकिंग सिर्फ उस जगह पे हो सकती है जहां पे हमारे पास
चॉइस हो, ऑप्शंस हो, ठीक है। हम जब प्लानिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तब हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं, और उनमें उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में एक बेस्ट निकाल लेना क्या है, सिलेक्ट करना। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, डिसीजन सिर्फ तब लिए जाते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस हो। आपने 10th के बाद सिलेक्ट करा कि आपको कॉमर्स करनी है, आपने वो डिसीजन लिया, क्यों डिसीजन क्यों था वो, क्योंकि आपके पास उस टाइम क्या थी, ऑप्शंस थी। अब +2 के बाद आपके पास क्या है, ऑप्शंस है कि आपने क्या क्या कर सकते हो, तो इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन। तो इसीलिए प्लानिंग में भी डिसीजन लेना पड़ता है। और डिसीजन क्यों, क्योंकि प्लानिंग हमें ऑप्शन, रास्ते दिखाती है कि आप इस रास्ते पे भी जा सकते हो, इस पे भी जा सकते हो, इस पे भी जा सकते हो। अब आपने उसमें सिलेक्ट करना है कि आपके लिए बेस्ट रास्ता कौन सा है। एंड देन प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, ये आपकी इसमें क्या इन्वॉल्व होती है, मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती है, जिसमें कि आप ये देखते हैं कि कैसे आप एक्टिविटीज को, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग, हम इसमें कोई काम कर नहीं रहे हैं, सिर्फ काम को सोच रहे हैं या एक्टिविटीज को सोच रहे हैं कि हमने आगे जाके करना क्या है। यहाँ तक कोई इश्यू बच्चा, हो जाएगा, क्लियर है। एक बार फटाफट से सारे फीचर्स पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। डन बच्चे, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अगर बेटा मैं आपको बता दूं, आपके सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में फीचर्स नहीं हैं, बट स्टिल आपको फीचर्स आने चाहिए, क्योंकि इनमें से हो सकता है आपको एमसीक्यू फॉर्म में कुछ पूछ ले, तो इसलिए फीचर्स आने चाहिए। बट एज सच आपको लाइक जैसे हम कहेंगे राइट एनी 3 फीचर्स, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस, क्योंकि फीचर्स आपके सिलेबस से कट चुके हैं। बट हाँ, इंपॉर्टेंस आपके सिलेबस का पार्ट अभी भी है। हाँ जी, नहीं इस चैप्टर के बोल रहे हो बच्चा, हाँ ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, की प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी बच्चा, क्योंकि प्लानिंग हमें क्या देती है, एक डायरेक्शन, एक ऐसे हमें पाथ को दिखाती है जिस पे हम चल सकते हैं। क्यों दिखाती है, पाथ क्यों होएगा, क्योंकि हमारे पास अगेन क्या है बच्चा, और चॉइसेस हैं, ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है। तो प्लानिंग हमें एक वो रास्ता दिखाती है जिसके ऊपर हम चल सकते हैं। ये क्या एक्ट करती है, इट एक्ट एज अ गाइड, कि हमें ये डिसाइड कर सके कि हमारे फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होएगा, हमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमें क्या डूज और डोंट्स करने चाहिए, वो सब हमें किससे पता लगते हैं, अपनी प्लानिंग के थ्रू। देन नेक्स्ट, योर इंपॉर्टेंस इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे कि बेटा मैं आज कहूँ कि हाँ जी कल को क्या हो सकता है, अगर मैं बिना प्लानिंग के अपने लाइक कहीं भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ और मैं कहीं भी पैसा लगाती चली जा रही हूँ, कुछ नहीं सोच रही, और उससे क्या है फ्यूचर में मेरे को कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाए कि भाई मेरा सारा पैसा डूब जाए, तो बट अगर मैंने वही जो इन्वेस्टमेंट है एक प्लानिंग से करी होंगी, सोच के सारी मार्केट को स्टडी करके करी होंगी कि हाँ जी इतने साल में मेरे को यहाँ पे पैसा लगा के रखना है, उस 5 साल बाद मेरे को यहाँ से पैसा निकाल के किसी और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देना है, उससे क्या है जो मेरा रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है, मैं आज बैठ के हाँ मैं फ्यूचर के जो चीजें हैं उन्हें खत्म नहीं कर सकती, बट आई कैन टेक प्रिकॉशनरी एक्शंस, कि हाँ मैं उसके लिए आज प्रिकॉशंस ले सकती हूँ कि हाँ जी मेरे को फ्यूचर में जाके जो अनसर्टिनिटीज है उसका रिस्क मैं खत्म कर सकूँ या मिनिमाइज कर सकूँ, मिनिमाइज कर सकूँ। क्या खत्म कर सकते हो आप, नहीं, आप कभी भी उसे जीरो नहीं कर सकते, बट यू कैन मिनिमाइज इट, आप उसे कम कर सकते हो। तो यही है कि प्लानिंग जो आपकी अनसर्टिनिटीज, जो भी फ्यूचर में आपकी कोई ऐसी दुर्घटना घट सकती है जिससे आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है, ऐसी आप दुर्घटनाओं को क्या कर सकते हैं, आज कम कर सकते हैं, कि पॉसिबल चांसेस जो फ्यूचर में हो सकते हैं एंटीसिपेट आप आज बैठ के उन्हें कर सकते हो, और बेस्ट पोजीशन की बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं आप उसे आज बैठ के सिलेक्ट कर सकते हो थ्रू प्लानिंग। देन प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मैं बिना प्लानिंग के चल रही हूँ, मैंने अपने 4 वर्कर्स को सेम तरीके का काम दे दिया कि भाई तू भी ये कर दे, तू भी ये कर दे, तू भी ये कर दे, उससे क्या है मेरे रिसोर्सेज भी खराब हो रहे हैं, पैसा भी खराब हुआ,
टाइम भी खराब हुआ, मेरी जो मैन पावर लगी है वो भी खराब हुई, मनी भी खराब हुई, तो इससे क्या है, मैं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। बट अगर मैं प्लानिंग करके करूं कि हाँ जी आप 2 इंसान मिलके ये काम कर दो, इस काम के लिए सिर्फ 2 इंसान चाहिए, तो उससे क्या है, मेरी जो रिसोर्सेज की वेस्टेज है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी। तो प्लानिंग क्या है कि जो भी आपकी रिसोर्सेज की ओवरलैपिंग है या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, आप उन्हें ख़त्म कर सकते हो, जो कि आपके इससे कोई भी कन्फ्यूजन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं रहेंगी। देन प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन। जब आप किसी चीज़ को सोच के करते हो तो आपके दिमाग में 10 तरीके के आइडियाज़ आते हैं, तो इसी से बोला गया कि जो प्लानिंग है वो आपकी एक इनोवेशन की, आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता लगता है, इनकरेज करता है किसको बचा, न्यू आइडियाज़ को, दैट कैन टेक शेप फॉर कि हाँ जी आप किस तरीके से फ्यूचर में जाके अच्छे प्लान्स बना रहे हो और अच्छे डिसीजन ले रहे हो, उसमें प्लानिंग आपको हेल्प करवाएगा। देन प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अगेन डिसीजन मेकिंग क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव। ठीक है, यही चीज हम किस में पढ़ेंगे, प्लानिंग प्रोसेस में, कि सबसे पहले आप वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को देखते हैं और उसमें एक जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसे सिलेक्ट करते हैं। क्लियर है बच्चा? एंड देन लास्ट वन इज प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हमने क्या पढ़ा था बच्चा, कि जो चीज़ हमने सोची थी जैसे, क्या वो एक्चुअल में वैसी निकल के आई? अगर कुछ सोचा ही नहीं था और जो एक्चुअल में रिजल्ट आ गए, तो जैसे मैं कहूँ मैंने सोचा था इस साल में मैं 10,000 यूनिट्स बना दूंगी, तो एंड में अगर मेरे यूनिट्स 12,000 बन गए तो भी मेरे को एक बेस मिल गया कि मेरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। अगर मेरे वही यूनिट्स 8,000 बने तो भी मेरे को पता चलेगा कि भाई मेरी टीम इस बार इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड है कि मैं अपनी टीम को इनिशिएटिव भी दे सकती हूँ या पनिशमेंट भी दे सकती हूँ। बट सपोज करो मैंने सोचा ही नहीं स्टार्टिंग में कि मेरे को इस साल क्या टारगेट्स अचीव करें, चाहे 8,000 बन जाए चाहे 12,000 बन जाए, मेरे को तो मेरी कभी भी करेक्ट पोजीशन का पता ही नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए जो कि है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स रहेंगे कंट्रोलिंग के लिए, स्टैंडर्ड्स क्या है कि हाँ जी आपने क्या चीज सोची थी और क्या चीज एक्चुअल में निकल के आई। तो प्लानिंग जब आप सोच रहे हैं तो सोचने को क्या कहते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर रहे हैं, जो कि आगे जाके किसके लिए काम आएंगे बेटा, आपके कंट्रोलिंग के लिए। क्लियर है बच्चा? यहां तक कोई डाउट? बेटा उसमें हम ये फिक्स करते हैं, स्टैंडर्ड्स रिवाइज करे जाते हैं बेटा, फिक्स नहीं करे जाते। स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना और फिक्स करना दो अलग चीजें हैं। हम जैसे कि मैं कहूँ कंट्रोलिंग में आके मेरे को पता लगा कि मैंने जो पहले स्टैंडर्ड्स फिक्स करे थे वो प्रैक्टिकली नहीं थे, वो पॉसिबल ही नहीं थे, उस केसेस में अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर दूंगी, बट वहां पे जाके स्टैंडर्ड फिक्स नहीं होते बेटा। क्लियर है बच्चा? यहां तक कोई डाउट? तो फटाफट से एक बार देख लीजिए इंपॉर्टेंस, उसके बाद हम लिमिटेशंस की तरफ चलते हैं। डन बच्चा? हो जाएगा। आइए आगे बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को और उसके बाद शुरू करते हैं हमारी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब मैं कहूँ बेटा कि मैंने पहले से कुछ सोच के रख लिया कि मेरे को आज से 5 साल बाद क्या चाहिए, तो उससे मेरे को क्या क्या कमियां होंगी कि मैं पहले सोच रही हूँ कि हाँ जी मैंने इतने एम्प्लॉयज़ इस चीज़ पे लगाने हैं, मैंने ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतने साल बाद करनी है। अगर मैं पहले से अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रही हूँ और पहले से हर चीज़ प्लान करके चल रही हूँ, तो उससे मेरे को क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला है प्लानिंग्स लीड टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि बेटा एक चीज़ को लेकर स्थिर हो जाना, हिलना नहीं। कि अगर मैंने सोच लिया कि भाई मेरे को इस साल 10,000 यूनिट बनाने हैं, हो सकता है मेरी टीम में इतना कैलिबर हो कि वो 12,000 बना सकते हो सकता है उसके लिए मेरे को थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़े, बट अगर मैं एक प्लानिंग के साथ चल रही हूँ, मेरे को लगता है कि भाई मेरे को इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। छेड़छाड़ बंदा क्यों नहीं करता बेटा प्लानिंग में? क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान्स बना रही होती है ना, प्लान्स बनाते टाइम वो बहुत ज़्यादा पैसा
बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इन्वॉल्व कर देती है, जो कि हमें एक लिमिटेशन बन जाएगी कि प्लानिंग इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग इज अ कॉस्टली प्रोसेस। तो मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि भाई जिस चीज पे मैंने इतनी टेक्निकल टीम लगा दी, इतना पैसा लगा दिया डिसाइड करने में कि मेरे को इस साल में क्या करना है, मैं 6 महीने बाद जाके हालात बदले तो मैं सोचूं मैं दोबारा प्लानिंग करती हूँ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस पोजीशन में ही नहीं होते कि वो दोबारा उतना टाइम और उतनी एनर्जी उस प्लानिंग में इन्वॉल्व करें। तो इसीलिए क्या है, वो एक रिजिडिटी बन जाती है कि भाई जैसा हमने सोचा वैसे चलने दो, इसमें हमें छेड़छाड़ नहीं चाहिए। तो प्लानिंग इज अ प्लानिंग लीड्स टू अ रिजिडिटी, कि हाँ बंदा रिजिड हो जाता है कि भाई जैसा मैंने सोचा वैसे ही चलने दो, अब मेरे को अपने प्लान में कोई भी छेड़छाड़ नहीं चाहिए। तो इसी के कारण क्या है कि हाँ जी, अगर आपकी कोई और अच्छी पोजीशन पे आप जा सकते हो, आपको कोई और अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, तो कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी से लैग बिहाइंड कर सकते हो। क्लियर है बच्चा? देन प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट। डायनेमिक एनवायरमेंट कौन सा होता है बच्चा? दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, कि जिसमें बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी से चेंजेस आते रहे। कोई ऐसा एक डायनेमिक एनवायरमेंट बताओ कौन कौन सा है? टेक्नोलॉजी। एक्सीलेंट। टेक्नोलॉजी का एनवायरमेंट बेटा एक ऐसा है जैसे आज कुछ है, 10 दिन बाद कुछ नया आ गया, 20 दिन बाद कुछ नया आ गया, 1 महीने बाद कुछ बहुत और नया आ गया। अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें जो आपका एनवायरनमेंट है जो आपको बुरी तरीके से अफेक्ट करता है, जैसे से टेक्नोलॉजी है, फैशन है, जो कि कभी भी चेंज हो सकता है, एक स्थिरता नहीं है उसमें, तो उस केस में क्या है, आपकी प्लानिंग्स काम नहीं करेंगी। आप कुछ भी सोचते रहो, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि 1 साल बाद मैं ये करूंगा, 10 साल बाद मैं ये करूंगा? भाई आपको मार्केट पोजीशन का ही नहीं पता कब चेंज हो जाए। तो इससे कोई ऐसा एनवायरनमेंट जो बहुत डायनेमिक हो, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, और उस एनवायरनमेंट का आपके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट हो, तो उस केसेस में भी प्लानिंग काम नहीं करती। देन अगेन नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्योंकि आपने जो बहुत सारे एक्शंस हैं, प्लानिंग्स कर रखी हैं, सोच रखा है, वो पहले से ही सोच रखा है, तो मैनेजमेंट जो है वो अलाउ नहीं करती कि हाँ जी, टॉप वाले मिडल को अलाउ नहीं करते कि भाई जैसा आपको बोले आप सिर्फ हमें वैसा काम करके दे दो, आपके इनपुट्स या आपकी क्रिएटिविटी हमें नहीं चाहिए, हमने बहुत सारा इसमें अगेन पैसा और टाइम इन्वॉल्व करके हमने अपनी चीज़ें बनाई हैं। तो उसके कारण अगर मिडल लेवल के पास या लोअर लेवल वालों के पास कोई नया आइडिया या और अच्छा आइडिया होता है, कई बार वो आइडिया सिर्फ आइडियाज ही रह जाते हैं, उन्हें आप एक्शंस में कन्वर्ट नहीं करवा पाते, ओनली बिकॉज कि आपने चीजें पहले से प्लान करके रखी हुई है। ठीक है, वरना अगर मैं कहूँ कुछ भी प्लान नहीं था कि हाँ जी ये काम कैसे करना है, और सडनली किसी ने कोई इनपुट दे दिया और वो इनपुट मेरे को मेरे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो हो सकता है मैं उस इनपुट को पाके अपना बिजनेस कहीं और ज्यादा आगे ले जाऊं। तो कहीं ना कहीं जो है प्लानिंग आपकी जो क्रिएटिविटी है उसे भी कम कर देती है। प्लानिंग में बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट एंड अगेन बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है। कॉस्ट क्या है, क्योंकि आपको अलग अलग जैसे कोई साइंटिफिक डिसीजन लेना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, तो आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा, उनकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, इसलिए क्या है ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। देन टाइम कंज्यूमिंग में बेटा एक बहुत अच्छी लाइन लिख दी जाती है, कहते हैं कई बार क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट के को एग्जीक्यूट करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता जितना कि हम उसकी प्लानिंग के लिए लगा देते हैं, कि कई बार हमारे पास टाइम चीज़ों को प्लान करने में ज़्यादा लग जाता है, बट जब टाइम उसकी एग्जीक्यूशन का आता है तो हमें पता लगता है कि भाई उसके लिए तो हमारे पास टाइम बचा ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, एट द सेम टाइम इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंड देन प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि हाँ जी अगर आज आपने बैठ के कुछ चीज़ें प्लान कर ली कि हाँ जी मैं इतने दिन में बिजनेस स्टडीज़ खत्म कर दूंगा, इतने दिन में इकोनॉमिक्स हो जाएगी, इतने दिन में अकाउंट्स हो जाएगा और मैं तो टॉपर बन जाऊंगा, तो कई बार क्या होता है कि भाई आपने जिस तरीके से चीज़ें प्लान करी हैं वो आपको हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस दे के जाए, क्योंकि डिपेंड करेगा आपकी प्लानिंग किस तरीके की थी और उस टाइम पे सिचुएशंस कैसे थी, आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा रहा। ठीक है, तो ये है कि जो प्लानिंग है वो हमेशा आपको सक्सेस लाके नहीं देगी, ये इंश्योर नहीं करता कि हाँ जी अगर आपने एक चीज़ के लिए प्लान बना दिया तो हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। क्लियर है बच्चा? फटाफट से एक बार लिमिटेशंस देख लीजिए, फिर हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं। डन नानन? क्लियर है बच्चा? किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत लिख दोगे?
अभी मैं एक चीज और कह रही हूँ बच्चा, प्लीज अब रट्टे नहीं मारने, 1 to 1 लाइंस नहीं पढ़नी है। अब सिर्फ आपने क्या पढ़नी है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हेडिंग, ठीक है, और उसके अंदर क्या है मेन, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। इन चैप्टर्स का पीडीएफ आप अपनी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा सकते हैं। बेटा सेम ना ऐसा नहीं होता कि हाँ जी आपको कॉपी पेस्ट करके आना है, ठीक है भाई, अब लिमिटेशंस है। अब खुद सोचो कि भाई, अब कई बार तो क्या होता है कि आपको ना क्लास की बातें याद आने लग जाती है कि भाई मैंने सोचा कि मैंने एक प्लान पहले से बना के लिख दिया, इसके मेरे को नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, बहुत कॉस्ट है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, हमेशा सक्सेस मिलेगी ये पक्का नहीं है। भाई ये 4 पॉइंट्स इतने कॉमन है ना, आप बिना पढ़े भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अभी ज्यादा फोकस किस पे करना है बेटा, आपकी कॉमन सेंस पे, ज्यादा रट्टे वाली चीज पे नहीं जाना है। हाँ, इसका जो लास्ट टॉपिक है, जैसे मैं कहूंगी कि मेथड्स क्या होता है, रूल्स क्या होता है, उसमें रट्टा लगाना पड़ेगा। रट्टा भी कुछ नहीं है, उसमें भी अगर आप नॉर्मल चीजें उसमें भी पता है, बट उसमें टेक्निकल लैंग्वेज चाहिए यार, उसमें लिखनी पड़ेगी, बट यहाँ पे आप अपनी कॉमन सेंस लगा के चीजें लिख सकते हो। क्लियर है बच्चा? उसके बाद हमारा फेवरेट क्या है बच्चा, प्लानिंग प्रोसेस। इसके लिए हमने क्या पढ़ी थी, एक स्टोरी, याद है किसी को क्लास वाली स्टोरी? हाँ जी, वेरी गुड। देखा कि हमें एक पहाड़ पे चढ़ना है, उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हुआ कि हमने उस पहाड़ पे चढ़ना है। उसके बाद क्या है बच्चा, डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब क्या था, एजम्पशन। एजम्पशंस कैसी थी, बर्फ पड़ सकती है, चट्टान गिर सकती है, स्लिपरी रोड्स हो सकती हैं, और बारिश हो सकती है, और कुछ ट्रैफिक्स हो सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग एजम्पशंस थी। तो आइए देखते हैं प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले क्या है बच्चा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप जाना कहाँ पे चाहते हैं, आपको अचीव क्या करना है। उसके बाद जैसे कि हम पहाड़ वाली एग्जांपल दोबारा लेंगे कि मैं एक कहूँ कि हाँ जी प्लानिंग प्रोसेस बिल्कुल इससे क्लियर जाएगा कि मेरे को एक पहाड़ चलना है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मैं अभी नीचे खड़ी हूँ, कुछ नहीं करे, उसके बाद मैंने ये सोचा कि भाई पहाड़ चढ़ते टाइम मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एजम्पशंस लेना कि कौन से टाइम में जा रही हूँ, बारिश हो सकती है, बर्फ पड़ सकती है, स्लिपरी रोड्स हो सकती हैं, चट्टान गिर सकती है, ये सारी अपनी क्या है, एजम्पशंस लेना, कि आज बैठ के सोचना कि क्या क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकते हैं। एजम्पशंस सोच ली, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, कि मैं उस पहाड़ पे कितने रास्तों से चढ़ सकती हूँ। जैसे कि मैं कहूँ इस पहाड़ पे जाने के लिए 4 रास्ते हैं, तो मेरे को पहले ये पता होना चाहिए, मैं उन रास्तों के बारे में मेरे को पता होना चाहिए कि भाई इस पहाड़ को 4 रास्तों से चढ़ा जा सकता है। तो इसमें क्या है, मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि भाई इस पहाड़ के ऊपर जाने के कितने रास्ते हैं। अब क्या करूंगी, एक एक रास्ते को इवेल्युएट, पहले रास्ता 1 उठाया, उसको मैंने डीपली स्टडी करा कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो मेरे को क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव, कि जो मैंने 4 रास्ते देखे कि हाँ जी मैं इस पहाड़ पे 4 रास्तों से चढ़ सकती हूँ, अब मैं एक एक रास्ता उठाऊंगी। पहले रास्ता 1 उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, गई नहीं उनसे, सिर्फ देख रही हूं कि हाँ जी अगर रास्ते पहले से जाऊंगी तो शॉर्टकट पड़ेगा, सेकेंड से जाऊंगी लॉन्ग रूट रहेगा, बट ये रास्ता स्मूथ है। हर एक रास्ते के क्या ढूंढने हैं आपको, प्रोज एंड कॉन्स, कि हाँ जी अगर मैं इस रास्ते से जाती हूँ तो मेरे को क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब 4 रास्ते देख लिए, अब क्या करूंगी, एक जो बेस्ट रास्ता है उसे सिलेक्ट करना कि हाँ जी मेरे को 4 रास्तों को इवेल्युएट कर लिया, अब ये सिलेक्ट करना कि मेरे लिए बेस्ट रास्ता कौन सा रहेगा। अब रास्ता सोच लिया, अब क्या है आपका, इम्प्लीमेंट द प्लान। अब पहाड़ को चढ़ना शुरू करना है, और उसके बाद क्या है बच्चा आपका फॉलो अप एक्शन, ये देखना कि जैसा मैंने सोचा था क्या चीज़ें वैसी हो रही हैं या नहीं। आइए अब पेपर में नहीं लिख के आ सकते कि मेरे को पहाड़ चलना है, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, 4 रास्ते हैं, पहले एजम्पशंस ले ली, फिर मैंने, पर ये पेपर में नहीं लिख सकते, ये प्रोसेस सिर्फ आपको याद करने के लिए। अब पेपर के लिए आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करना मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सोच लिया कि वो चाहते हैं कि वो आज से 10 साल बाद इस मैं कहूँ फूड इंडस्ट्री की बेस्ट बनना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्री में बेस्ट बनना चाहते हैं, ये उनका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। अब उन्होंने एजम्पशंस ली कि भाई कितने कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं मेरे, ठीक है, क्या मेरे इन्स एंड आउट हो सकते हैं, कितने रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे, ये सारी उसकी क्या होगी, एजम्पशन। अब उसने ये देखा कि भाई मैं इस रूट को किस तरीके से जा सकता हूँ,
किस तरीके से मैं अपने ऑब्जेक्टिव को पा सकता हूँ, अलग अलग रास्ते देखे। अब हर ऑल्टरनेट को कि मैं यहाँ पे ब्रांचेस खोल लूँ ज़्यादा, या मैं एक शहर में ही ज़्यादा फ्रेंचाइजी दूँ, या खुद के आउटलेट्स बनाऊँ, ठीक है, ये सारी क्या हो गए ऑल्टरनेट्स। अब हर ऑल्टरनेट को इवेल्युएट करना कि हाँ जी इससे क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, इसके पे क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, ये सब देखना। उसके बाद क्या करना है, एक को सिलेक्ट करना है, बेस्ट वाले को, बेस्ट सिलेक्ट हो गया, अब उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करके देखना है। अब जब इंप्लीमेंट कर रहे हो तब ये देखना कि भाई क्या ये रास्ता मेरे एंड ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा है या नहीं। तो उससे मैं क्या करूंगी बेटा, अपना फॉलोअप एक्शन, जिसमें मैं अपने प्लान्स को केयरफुली देखूंगी कि हाँ जी जैसा मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया था मैं उन्हें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव भी कर रही हूँ या नहीं। क्लियर है बच्चा सबको? फटाफट से एक बार बोलेंगे। सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब एजम्पशंस, देन identifying alternative course of action, then evaluating each course of action, selecting best one, implementing, then follow up action। इसमें कोई गलती नहीं होएगी, पक्का मेरे बच्चों? चलो फटाफट से पढ़ दो, फिर हम टाइप्स ऑफ प्लान की तरफ चलते हैं। डन बच्चा? कोई प्रॉब्लम? चल सकते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का आ जाता है, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान। कि हाँ जी अब आपने प्लान तो पढ़ लिया, वो आपको नहीं पूछेंगे कि बेटा प्लान क्या होता है, उसे पता है कि जो पढ़ के नहीं भी आया उसे भी पता है कि प्लान क्या होता है। अब जहाँ पे जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा उसे प्रॉब्लम आएगी इस टॉपिक में कि टाइप्स ऑफ प्लान कितने होते हैं। अब आप कहो जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा हुआ, मैं आपसे पहले दिन पूछ लेती कि बेटा टाइप्स ऑफ प्लान, आप कहोगे मैम पता नहीं। टाइप्स ऑफ प्लान पता नहीं मैम, एक शिमले जाने वाला हो सकता है, एक पढ़ाई का हो सकता है, ये टाइप्स ऑफ प्लान है। तो ये उस टाइम की थी, बट अब हम क्या है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो अब हमें पता है कि कितने तरीके के प्लान होते हैं, 2 तरीके के। कौन से बेटा? सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान कौन सा है? जो एक बार बनेगा, और स्टैंडिंग प्लान क्या है? जो खड़े होके बनाया जाता है, वो स्टैंडिंग प्लान है ना। स्टैंडिंग, वेरी गुड दैट्स लाइक माय स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है बच्चा, सिंगल यूज प्लान वो प्लान होता है जो हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया है, उसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे कि किसकी बात करें बेटा? बजट की। एग्जैक्टली जैसे कि मैं कहूँ हर साल हमारा एक बजट आता है, क्यों उसे दोबारा हर साल यूज क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि रिसोर्सेज चेंज हो जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। तो इसी के कारण हमें उन प्लान्स को भी दोबारा चेंज करना पड़ता है। बट अगर हम बात करें स्टैंडिंग प्लान्स की, ये स्टैंडिंग प्लान्स उन चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं जो प्रॉब्लम्स हमें अपना बिजनेस करते करते टाइम हर बार फेस करनी पड़ेंगी। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर नए दिन आ जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल प्रोसीजर्स हो गए, पॉलिसीज होगी, मेथड्स हो गया। प्रोसीजर क्या है? जैसे कि मैं कहूँ मैं क्लोथ इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है, मेरे को क्या बनाना है? टेक्सटाइल्स बनाना है, मेरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। उसमें मेरे को पता है कि भाई मेरा कैसा प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले माल आएगा, उसकी अनलोडिंग होएगी, कॉटन पड़ी रहेगी, कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करा जाएगा, थ्रेड को फिर लाइक डाई, कपड़ा बनता है शायद, फिर उसके बाद उसकी डाई वगैरह होती है, फिर उसकी पैकिंग होती है। तो ये सब प्रोसीजर है। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो हर बार मेरी जितना टाइम मेरी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, जितना टाइम मेरा बिजनेस चलेगा, ये फॉलो ही होएगा। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो एक बार आई और खत्म होगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम हर दिन आएगी। पॉलिसीज क्या थी बेटा?
कि ऐसी गाइडलाइंस जिससे मैं बता रही हूँ कि एम्प्लॉयज को बता दिया कि भाई हमारे यहाँ पे ये पॉलिसी है, जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे हमारे परचेज पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी नहीं है। तो ये सारी क्या है कि जो ऐसी प्रॉब्लम्स की, हाँ जी हर दिन बंदा आ रहा था आपको बोल रहा था उधार पे सामान दे दो और आपने वहां पे लिख के दिखा दिया कि भाई हमारे यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी ही नहीं है। और उसके बाद क्या है आपके मेथड्स। मेथड्स मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को जब आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसमें से एक स्टेप उठाया, उसको करने का तरीका क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें जो रेपिटेटिवली हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें उन्हें फेस करना पड़ता है, उनका सॉल्यूशन जब हम एक दे दे तो जो कि इसे क्या हम स्टैंडिंग प्लान्स को चेंज कर सकते हैं, चेंज करा जा सकता है, मॉडिफाई करा जा सकता है। क्यों, कब चेंज करेंगे? डेली? कब? जब चेंज की जरूरत हो या फिर हमारी जो कंडीशंस है उनमें कुछ चेंज आ जाए। और ये चेंज रोज नहीं आता, कभी कभी आता है। जब आता है तब हमें इन स्टैंडिंग प्लान्स को भी चेंज करना पड़ता है। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन। हाँ, पॉलिसी है बेटा, रूल कैसे हो सकता है बच्चा? रूल इंटरनल वालों के लिए बनाए जाते हैं। मैंने आपको क्लास में भी ये बोला था कि रूल्स मैं कह दूं कि हाँ जी यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेना अलाउड नहीं है, ये क्या है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं कि आप इनसे बाहर नहीं जा सकते हो। जो रूल्स बनते हैं वो आपकी इंटरनल वालों के लिए बनते हैं और पॉलिसीज बनती है कि हाँ जी आप बाहर वालों के साथ कैसे डील करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो पता क्या है बेटा, मैंने क्लास में भी आपको बोला था कि बेटा यहीं पे प्रॉब्लम आएगी कि कहाँ पे हमें केस स्टडी है। मैं आपको कह रही हूँ इस पूरे चैप्टर में ना आपको यही आइडेंटिफाई करना मुश्किल होएगा कि भाई ये चीज है क्या। पॉलिसी है, रूल्स है, उसके ना छोटी सी चीज है। रूल्स इंटरनल वालों के लिए होते हैं, पॉलिसीज बाहर वालों के लिए भी हो सकते हैं। जैसे मैं क्रेडिट पॉलिसी बोल रही हूँ, मैं हमारी क्रेडिट पॉलिसी नहीं है, मतलब मैं अंदर वालों को थोड़ी कहूंगी एम्प्लॉयज को कि हाँ जी तू आ जा, तेरे को मैं उधार नहीं दूंगी। किसके लिए? बाहर वालों के लिए। रूल्स किसके लिए बना रही हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, मेरे कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेंगे, क्या मेरे डूज एंड डोंट्स हैं। डूज एंड डोंट्स पॉलिसीज भी हैं, बट किसके लिए? बाहर वालों के लिए। रूल्स डूज एंड डोंट्स है किसके लिए? इंटरनल वालों के लिए। तो यही फर्क है बेटा, वो उनकी क्या है? पॉलिसी है, वो उनका रूल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक एक करके पढ़ते हैं। स्टैंडिंग सिंगल यूज प्लान क्लियर है बच्चा? एक बार बनेगा, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनेगा। स्टैंडिंग क्या है? जितनी देर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी उतनी देर ये प्लान्स भी रहेंगे। हाँ, इन्हें चेंज या इन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा सिंगल यूज प्लान। ये क्या है? इसको वन टाइम यूज प्लान भी कहा जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए बनाया जा सकता है। ये किन प्रॉब्लम्स के लिए होता है बच्चा? जो कि नॉन रेकरिंग इन नेचर हो। नॉन रेकरिंग का मतलब जो दोबारा दोबारा प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। और ये प्लान्स ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं जैसे ही आपकी वो पर्पस या फिर आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो जो इनकी लेंथ है प्लान की, वो किस पे डिपेंड करेगी बच्चा? कि आपके प्रोजेक्ट का लेंथ कितना है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो वैसे ही आपका ये प्लान भी खत्म हो जाएगा। हो सकता है बच्चा ये एक दिन के लिए हो सकता है एक वीक के लिए हो सकता है कुछ महीनों के लिए हो ये, और ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इसे और क्या नाम से बुलाया जाता है बेटा? स्पेसिफिक प्लान भी बोला जाता है। तो इनके ऑल्टरनेट नाम भी आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। बहुत कोई नियर वाला वर्ड दे देंगे, बेटा प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है। तो ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं बेटा? ये आपके जर्नली मिडल लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल द्वारा। और ये बेटा यहाँ पे एक वर्ड मैंने क्लास में भी इसको बार बार बुलवाया था, दैट इज जर्नली। ऑलवेज नहीं है तो कई बार बच्चे मेरे पास आ जाते हैं कि मैडम ये देखो आपने तो पढ़ाया था कि ये प्लान मिडल वाले या फिर ऑपरेशनल वाले बनाएंगे, ये वाले तो टॉप वाले बना रहे हैं, तो क्या ये गलत है? तो यहाँ पे वर्ड क्या है? ऑलवेज नहीं है, जर्नली है। कि ज्यादातर हमने ये देखा है कि ये जो सिंगल यूज प्लान है ये या तो मिडल लेवल वाले या फिर ऑपरेशनल लेवल वाले बनाते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चा? हो जाएगा?
आपके सिंगल यूज प्लान में आगे दो चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी बेटा? सबसे पहले क्या है? बजट। बजट क्या है बच्चा? एक ऐसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट जिसे कि आप न्यूमेरिकल टर्म्स में आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर और इन स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपको अचीव करना होता है। ये आपके फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक बार दिखा देते हैं कि हाँ जी, मैंने इस बार इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना पैसा लगाना है, इस प्रोजेक्ट में मेरी इतने की प्लांट एंड मशीनरी आएगी। ये सारा क्या है? आपने अपने बजट को क्या कर दिया? एलोकेट कर दिया। ठीक है, इसमें क्या है? आपको हेल्प मिल जाती है जब आप अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हो। किसके साथ बेटा? अपने प्लान वंस के साथ, कि हाँ जी क्या चीज़ मैंने प्लान करी थी और क्या चीज़ मेरे को एक्चुअल में निकल के आई, उसको आप कंपेयर कर सकते हो किसके साथ बेटा? बजट्स के अंदर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और बजट सिंगल यूज क्यों है बेटा? क्योंकि ये वन टाइम होता है और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि मैं कहूँ 6 महीने का बजट बना दिया, 1 साल का बना दिया, ये एक प्रोजेक्ट का बना दिया, तो वो क्या है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ वैसे ही ये बजट भी खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? एंड देन कम्स योर प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है बेटा? सब चीजों को मिला दो। मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ बच्चा क्या है? सबका कॉम्बो, कि सबको मिला दिया तो आपका क्या बन गया? प्रोग्राम बन गया, कि जिसमें एक ऐसी डिटेल स्टेटमेंट जिसमें कि आपको आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या पॉलिसीज रहेंगी, क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, क्या रूल्स रहेंगे, क्या मेथड्स रहेंगे और क्या उसके लिए आपका बजट रहेगा। हर चीज आप किसमें बता देते हैं? अपने प्रोग्राम में बता देते हैं। क्लियर है बच्चा? सिंगल यूज में कौन कौन से आगे? बजट एंड प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? सबका कॉम्बो। ये याद रहेगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, एंड देन कम्स योर स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान अभी कोई भी ऐसा नहीं लिख के आएगा कि जो खड़े होकर बना दिया वो क्या था? स्टैंडिंग प्लान। या फिर बच्चे ना बड़ा अच्छा बोलते हैं कि मैम जो खड़े खड़े बन जाए। हाँ जी, कि हाँ हम खड़े थे, एकदम से कोई डिस्कशन हुई और कोई प्लान बन गया, उसे बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। और ये चीज़ स्टैंडिंग प्लान नहीं होती है। स्टैंडिंग प्लान क्या है बच्चा? एक ऐसा प्लान जिसे कि कोई है हमने जो ऐसी प्रॉब्लम जो दोबारा दोबारा आती रहेगी जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, उन चीज़ों के लिए अगर कोई प्लान बन जाए उसे क्या बोल देते हैं बेटा? हम स्टैंडिंग प्लान। ये क्या है? ये इंश्योर करता है कि जो हमारे इंटरनल ऑपरेशंस है वो कैसे रन हो, स्मूथली चलते रहें, उनके लिए बनाए जाते हैं। इट इज़ अ प्लान दैट इज डेवलप्ड वंस बट इज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक बार बनता है और इसे टाइम टू टाइम क्या करा जाता है बच्चा? मॉडिफाई करा जाता है, जैसे कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हो। बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इन्हें हम चेंज करते रहते हैं। इसमें क्या है बच्चा? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग ऑन प्रॉब्लम्स विच आर रेकरिंग इन नेचर। जो कि रेकरिंग प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो दोबारा दोबारा आती रहती है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते टाइम, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन प्लान्स को बनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट वन, इन्हें और क्या बोला जाता है बेटा? इसे मल्टी यूज प्लान एंड रिपीटेड यूज प्लान भी बोला जाता है। और ये अगेन एक वर्ड है, क्या बच्चा? जर्नली ये प्लान्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? आपकी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं बेटा? आपके स्टैंडिंग प्लान में आपकी पॉलिसीज़ आ जाएंगे, आपके प्रोसीजर्स आ जाएंगे, आपके मेथड्स आ जाएंगे और आपके रूल्स आ जाएंगे। कौन कौन सी 4 चीज़ें बेटा? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स। आइए एक एक करके फटाफट से इन्हें भी देखते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चा? पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या है बच्चा? आपकी जर्नल गाइडलाइंस जो कि हेल्प करती हैं आपके मैनेजरियल डिसीजंस में और एक्शंस में कि किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। ये क्या है बच्चा? रिस्पॉन्सेस टू जर्नल प्रॉब्लम्स की। हाँ जी, जो आपकी जर्नली प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कि आपके क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे फॉर मैनेजर्स, और ये हर लेवल के लिए अलग अलग होते हैं। कि हाँ जी, ऐसे नहीं होएगा कि मैंने कोई पॉलिसी बना दी तो मैं कहूँगी कि हाँ जी टॉप वाले उसे फॉलो नहीं करेंगे, मिडल वाले करेंगे और लोअर वाले भी करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। जो पॉलिसी बन जाती है वो किस पे कितनी एप्लीकेबल है वो डिपेंड करता है कि भाई कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, किस लेवल की पॉलिसी बनाई गई है, क्या उस पॉलिसी का मोटिव है, तो उसी अकॉर्डिंग इन पॉलिसीज को भी फॉलो करा जाता है। एंड देन कम्स मेथड। मेथड मीन्स फॉर्मूला। इसमें क्या है कि आप एक टास्क को कैसे परफॉर्म करेंगे वो क्या बन जाता है बच्चा? आपका मेथड। फॉर एग्जाम्पल कि हाँ जी आप फीफो लगा रहे हैं या लीफो मेथड लगा रहे हैं, ये आपका क्या है कि हाँ जी आप अपनी अकाउंटिंग को या अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं, वो क्या बन जाता है बच्चा? आपका मेथड। देन कम्स योर
प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या था बेटा कि स्टेप्स की, हाँ जी मैं कहूँ कि मेरे को एक प्रॉपर कोई चीज़ बनानी है, शर्ट बनानी है, तो उसके लिए मेरे को कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो क्या बन गया कि एक थ्रेड से मेरी शर्ट का बनना, पूरा स्टेप जितना भी मेरे को उसको रूट को गुजर के जाना पड़ेगा वो सारा मेरा क्या बन जाएगा, प्रोसीजर बन जाएगा कि सीरीज ऑफ स्टेप्स, हाँ जी स्पेसिफिक स्टेप्स हैं टू बी परफॉर्म्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू कैरी आउट द, कि हाँ जी जो मेरी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं मैं उन्हें किस तरीके से करूँगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल जजमेंट का स्कोप नहीं रह जा सकता कि जो मैंने प्रोसीजर बना दिया वैसे ही फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉय उठ के आके कहेगा कि नहीं ये स्टेप नहीं फॉलो करना, अगले पे चलो। तो जो प्रोसीजर का बन जाता है, जो स्टेप्स बन जाते हैं, हर एक को वो रिजिडली फॉलो करने पड़ते हैं, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता। एंड देन कम्स योर रूल्स, एंड ये मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, ये रूल्स किस लिए होते हैं बच्चा, एम्प्लॉयज़ के लिए। बदतमीजों लिख लो कुछ। ये क्या है, इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन, कि क्या करना है क्या नहीं करना, कि मेनली ये किसको गाइड करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंसान हैं उनके बिहेवियर को गाइड करेंगे। तो ये क्या है, इट कमांड स्ट्रिक्ट कि हाँ जी इसमें क्या है कि आपको लाइक इनिशिएटिव्स भी दिए जाएंगे आपको, अगर आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी कि हाँ जी इसे जो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना होता है, अगर कोई भी इंसान इन्हें फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टीज भी लगाई जाती हैं। क्लियर है बच्चा, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। डन बच्चे, हो जाएगा। एंड देन लास्ट कम्स योर, दो चीजें रहेगी, क्या क्या बेटा, आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड आपकी स्ट्रैटेजीज। ऑब्जेक्टिव्स कौन सेट करता है बच्चे, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये क्या है बच्चा, ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है, एंड रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिविटी, की आप जाना कहाँ चाहते हैं, कि हाँ जी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस लिए बनी है क्या वो पाना चाहती है, वो एंड रिजल्ट्स को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव्स। ये यूजुअली किसके द्वारा सेट करे जाते हैं बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा सेट किए जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं कि आपकी फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या रहेंगे, कि आपको फ्यूचर में क्या काम करना है। ये क्या है, एक ओवरऑल गाइड होता है कि हाँ जी आपकी बिजनेस की प्लानिंग कैसे चलेगी। एंड देन आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए बेटा, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट क्यों, कि एस मतलब कि स्पेसिफिक हो, कि हाँ जी आपको पता हो कि आप किस चीज़ को पाना चाहते हैं। देन एम मीन्स मेजरेबल, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ कि हाँ जी आपको ये पता हो कि हाँ जी ऐसा नहीं है कि मैं इस बार बहुत प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, तो ये क्या है, मेजर तो नहीं हो, बहुत का क्या मतलब होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत लाख 2 लाख 3 लाख मेजरेबल हो, कि हाँ जी मेरे को पाना क्या है, मेरे को इस बार अपनी सेल 10% से इंक्रीज करनी है, अगर मैं कर दूँ मेरे को इस बार अपनी सेल बहुत इंक्रीज करनी है, बहुत मेजरेबल नहीं है। बट हम क्या कहेंगे कि अगर मैं कहूँ मैं अपनी सेल 10% से 20% से 30% से इंक्रीज करना चाहती हूँ, मतलब मैंने किसे मेजर कर दिया कि हाँ जी मैं पाना क्या चाहती हूँ। देन क्या है आपका अचीवेबल हो, कि ऐसा नहीं है कि हाँ जी बैठ के ख्याली पुलाव बना रहे कि इस साल तो मैं ये करना चाहता हूँ, इस साल मैं चाहता हूँ पूरा इंडिया मेरा हो जाए, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता, कि वो अचीवेबल हो। प्रैक्टिकल बात करेंगे कि वो चीज़ क्या होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए। देन रेलेवेंट हो, मतलब रेलेवेंट कैसे, ऑब्जेक्टिव रेलेवेंट, कि भाई जो बिजनेस कर रहे हो उसी से रिलेटेड अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, कि हाँ जी उस चीज का आपके बिजनेस के साथ कोई लिंक होना चाहिए, दैट शुड बी रेलेवेंट विद योर बिजनेस, तो रेलेवेंट होना चाहिए। एंड देन इज टाइम बाउंड, कि भाई ऑब्जेक्टिव ऐसा ही होता है कि हाँ जी आपने बोले कि मैं 10% सेल बढ़ाना चाहता हूँ, 20%, चाहे 4 साल में बढ़े ना, चाहे 1000 साल में बढ़े, चाहे मेरी अगली पीढ़ी बढ़ा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि टाइम हो कि भाई मेरे को ये चीज़ इतने साल में अचीव करनी है या इतने टाइम में मेरे को उसे पाना है। तो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव वही होता है जो कि क्या हो, स्मार्ट हो। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, याद रहेगा बच्चा सबको। एंड देन लास्ट इज योर
स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है बेटा? अब जो आपने ऑब्जेक्टिव सोच लिया कि भाई मेरे को ये पाना, जैसे कि मैं कहूँ मेरा ऑब्जेक्टिव था कि इस साल हम अपनी सेल 20% से बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। अब मेरे को उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि हाउ आई कैन अचीव माई ऑब्जेक्टिव, क्या मेरे डूज रहेंगे, क्या डोंट्स रहेंगे, क्या क्या चीज़ें मेरे को करनी पड़ेंगी, वो आपका किसका पार्ट बन जाता है बच्चा? स्ट्रैटेजीज का। कि प्लान फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, कि जो भी आपका प्लान है जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाना चाहते हैं, वो आपकी क्या बन जाती है? स्ट्रैटेजी। अब कहते हैं ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, हाउ स्ट्रैटेजी वर्क। सबसे पहले क्या है बच्चा? कहते हैं अपना एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो कि हाँ जी वो क्या होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन देखो कि हाँ जी मैं अपने इस ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से पाऊंगा। आ गया, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन देख लिया। देन उसके ऊपर जितने रिसोर्सेज चाहिए, जो आपने ये सारे कोर्सेज देखे, इसके लिए जितने ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या करो, एलोकेट करो, ताकि आप अपनी एंड स्ट्रैटेजीज को पा सके। अगर कहते हैं एक स्ट्रैटेजी जो भी बनाई जाती है किसको, कि हाँ जी जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे सबको कंसीडर करके ही आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। क्लियर है बच्चा? कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी? दो तरह के प्लान कौन कौन से? सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग। सिंगल में कितने हैं बेटा? दो, बजट एंड प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? सबका कॉम्बो, बस यही बोलेंगे। बजट क्या है? ये बदतमीज है। बजट क्या है? एलोकेट करना रिसोर्सेज को इन न्यूमेरिक टर्म्स, ठीक है। और क्या है? प्रोग्राम क्या है? सबका कॉम्बो। और उसके बाद क्या है आपके? स्टैंडिंग यूज प्लान। स्टैंडिंग यूज प्लान किस लिए बनाए जाते हैं? फॉर रेकरिंग प्रॉब्लम्स। और इसमें कितने तरीके के प्लान आ जाते हैं? चार। कौन कौन से? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स। और उसके बाद दो और प्लान्स बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज। यहां तक क्लियर है बच्चा? होप बेटा आपको चैप्टर 4 क्लियर होएगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बच्चा।